हाय एवरीवन, वेलकम टू इंटरमीडिएट एकेडमी। मैं अंकित चौधरी। आज हम मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र बच्चों, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, क्या क्या पढ़ा? वैद्युत आवेश पढ़ लिया, वैद्युत बल पढ़ लिया, मतलब 2 लेक्चर्स हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है इस चैप्टर्स का। तो आज ये तीसरा लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 का, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि क्या होता है चार्ज। चार्ज क्या होता है बच्चों? तो अभी तक हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि चार्ज क्या होता है। चार्ज, मान लो ये कोई चार्ज था अभी तक, और जब हम लोग इसके पास कोई दूसरी चार्ज लाते हैं, या चाहे या प्लस हो चाहे या निगेटिव हो, तो यह चार्ज इस पर एक फोर्स अप्लाई करता है, जिसे हम लोग वैद्युत बल कहते हैं। तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने एक वैद्युत बल सीखा है कि, और फिर उसे कूलाम लॉ पढ़ा है, जिससे वैद्युत बल निकालते हैं हम लोग। तो अब बच्चों, चूंकि ये एक आवेश है, लेकिन इसके चारों ओर एक क्षेत्र होता है, ये अपने चारों ओर एक क्षेत्र क्रिएट करता है, एक क्षेत्र उत्पन्न करके रखता है। जैसे मान लीजिए अब ये कोई चार्ज है, लेकिन क्या आप एक चार्ज यहाँ लाएंगे तो हो सकता है इस चार्ज में इतनी क्षमता ना हो कि ये यहाँ से इसे रिपेल करे, मतलब यहाँ से इसे प्रतिकर्षित करे। मतलब हर एक चार्ज की एक कैपेसिटी होती है, एक क्षमता होती है कि वह कहाँ तक के चार्ज पर एक बल लगा पाएगा। तो बच्चों, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, मतलब किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई, मतलब ये कोई क्षेत्र है, ये कोई आवेश है और ये कोई इसका क्षेत्र है। अब मान लीजिए इस क्षेत्र की क्या, इस चार्ज की इतनी ही क्षमता है कि अगर आप चार्ज को यहाँ लाएंगे। अच्छा, हम लोग जब वैद्युत चार्ज पढ़ते हैं बच्चों, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ते हैं, जब हम लोग वैद्युत क्षेत्र पढ़ते हैं, तो हम लोग वैद्युत क्षेत्र की जब गणना हम लोग करते हैं, तो जो हम लोग 2 आवेशों के बीच अभी तक पढ़ रहे थे, अब हम लोग एक यहाँ पे एक चार्ज लेंगे और उसकी क्षमता देखेंगे कि उस चार्ज की कितनी कैपेसिटी है दूसरे चार्ज को रिपेल करने की या फिर अट्रैक्ट करने की। ओके बच्चों, अब मान लीजिए ये कोई चार्ज है, ठीक। अब ये इसके पास आने वाले चार्ज को जब इसके क्षेत्र में आएगा, क्योंकि यही इसकी कैपेसिटी है, इसके बाहर वाले चार्ज पर वह कोई बल नहीं लगा सकता। तो अब ये है इसकी रेंज, जिसे हम लोग परिसर कहते हैं। मतलब अगर इसके रेंज में कोई दूसरा चार्ज आता है तो वह एक वैद्युत बल को फील करेगा जो इस चार्ज द्वारा अप्लाई होगा। तो किसी वैद्युत क्षेत्र क्या होती है बच्चों? किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश लाने पर, मतलब इसको हम लोग अब क्या कहेंगे बच्चों? परीक्षण आवेश, मतलब टेस्ट चार्ज। अब हम लोगों को इस एक चार्ज की वैद्युत क्षेत्र पता करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो हम लोग इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई धन परीक्षण। अच्छा बच्चों, ये परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक क्यों लेते हैं हम लोग? ये हमेशा धनात्मक लेंगे, ये एक असम्पशन है, आप इसे मान लीजिए। क्योंकि मैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जरूर दे सकता हूँ कि इसे हमेशा परीक्षण आवेश को हम लोग हमेशा पॉजिटिव क्यों लेते हैं। क्योंकि बच्चों, जब जैसा हम प्रीवियस लेक्चर में भी मैं बता चुका हूँ कि जब धन आवेश को प्रतिकर्षित करता है तो बच्चों क्या हो जाता है, वहां पे कैलकुलेशंस करना आसान हो जाता है। नहीं तो अगर इस क्षेत्र में कोई चार्ज आप लाएंगे तो यह तुरंत इसे अपनी ओर खींच लेगा और फिर कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाता है बच्चों, क्योंकि फिर आप लोगों को एक अदर फोर्स लगाना पड़ेगा बाहर से जो इसे इसके क्षेत्र में कांस्टेंट करके रखे। तो बच्चों, इसीलिए हम लोग इसको ये मान सकते हैं, एक असम्पशन है कि परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक होता है और यह अति सूक्ष्म चार्ज होता है। क्या? परीक्षण आवेश एक अति सूक्ष्म चार्ज होता है बच्चों। अति सूक्ष्म चार्ज क्यों होता है परीक्षण आवेश? इसलिए
क्योंकि ये अपना खुद का कोई जो वैद्युत क्षेत्र है, अपना खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र ना उत्पन्न कर सके। तो इसलिए बच्चों अब हम लोग एक बार डेफिनेशन सोचते हैं क्या होगा कि किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई धन परीक्षण आवेश लाने पर वह वैद्युत प्रभाव क्या मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल का अनुभव करे, वह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है? वैद्युत क्षेत्र। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं थोड़ा सा। किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र, चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई धन परीक्षण आवेश लाने पर, कोई धन परीक्षण, एक मिनट बच्चों रुकिएगा, हाँ सही है, कोई धन परीक्षण आवेश लाने पर, कोई धन परीक्षण आवेश लाने पर वह वैद्युत प्रभाव का अनुभव करे तो उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक बच्चों, अब हम लोग ये देखते हैं कि मान लीजिए ये हो गया, डिफिनीशंस हो गई कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। ये आप लोगों ने सीख लिया कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई धन परीक्षण आवेश लाने पर वह वैद्युत क्षेत्र प्रभाव का अनुभव करे तो उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो अब बच्चों हम लोग सीखते हैं कि वैद्युत आवेश को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब एक्चुअली में वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। ठीक है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की हम लोग कैसे वो करेंगे। अब मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र को हम लोग चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। अच्छा मान लीजिए कोई एक यहाँ पे, अब इसके जो रेंज में कोई एक धन परीक्षण आवेश लाते हैं Q0 और ये क्या है बच्चों? Q। ठीक, अब हम लोग कैसे फील करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र कितना है कहाँ। तो बच्चों अब हम लोग इन दोनों के बीच का जो फोर्स है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है उसको कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इस पॉइंट पर जितना फोर्स होगा वैद्युत क्षेत्र उतनी ही होगी। तो क्या हो जाएगा बच्चों? इस मतलब किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो उस पर लगने वाले एक फोर्स के बराबर होता है। चूंकि बच्चों अब यहाँ पे एक परीक्षण आवेश है और एक Q है तो दोनों के बीच का ये लगने वाला बल है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब चूंकि मुझे इस चार्ज की जो Q चार्ज है उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। ठीक बच्चों, तो क्या हो जाएगा, अब हम लोग इस Q0 से इसको भाग दे देंगे, ये जो परीक्षण आवेश का परिमाण है जब उससे भाग देंगे तो हम लोगों को क्या पता चलेगी, इस बिंदु आवेश जो Q आवेश है उसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चलेगी बच्चों। क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोगों ने सीखा कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सीख चुके हैं कि होता क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो अब डिफिनीशंस बनेगा, क्या बनेगा, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, ठीक, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर किसी आवेश के चारों ओर जो वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश पर। अब चूंकि बच्चों अगर इसको हम लोग 1 ले लेते हैं, एकांक ले लेते हैं,
तो क्या हो जाएगा E इक्वल टू F। ठीक, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, किसी वैद्युत क्या होता है बच्चों, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहेंगे, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोगों को अब पता चल गई होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ओके बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को आप पूरी फील्ड के साथ पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा बच्चों। अब ये डिफिनेशंस क्लियर हुई और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये आप लोगों को पता चल गया। तो अब बच्चों हम लोग किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कैसे करेंगे, अब हम लोग इसे देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोगों ने जान लिया, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है ये आप लोगों ने जान लिया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि धन परीक्षण आवेश क्या होता है ये आप लोगों ने जान लिया है। चूंकि धन परीक्षण आवेश एक बहुत छोटा चार्ज होता है जिसको हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं और नहीं तो 1 मान लेते हैं। ठीक बच्चों, वैद्युत धन परीक्षण आवेश एक इतना छोटा चार्ज होता है जो अपना क्षेत्र उत्पन्न ना कर सके। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जिसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसा कि हम लोग अभी पढ़े हैं कि क्या होता है बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा एक मिनट, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है बच्चों, E इक्वल टू F अपान Q नॉट। ठीक, Q नॉट क्या है, धन परीक्षण आवेश, मतलब ये है चार्ज, वो भी टेस्ट चार्ज जिसपे हम लोग परीक्षण करते हैं, जिसपे हम लोग इस बल को फील करते हैं, वही है धन परीक्षण आवेश। अब इसका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, मात्रक क्या होगा, फोर्स, ये क्या है बल, बल का मात्रक न्यूटन। ठीक, ये क्या है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा बच्चों। ठीक, अब ये देखते हैं ये कौन सी राशि है, चूंकि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका एक डायरेक्शंस होता है, उसकी एक दिशा होती है, साथ में परिमाण भी होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक सदिश राशि, मतलब एक इस वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब इसकी हम लोग बीमा निकाल लेते हैं बच्चों। बीमा क्या हो जाएगी, फोर्स बल है, बल की बीमा क्या होती है M/L/T पे -2। ठीक, और आवेश की बीमा जैसा मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि आवेश बहुत इंपॉर्टेंट है, आवेश हर जगह लगभग अगले 5 यूनिट में यूज होने वाली है। तो आवेश की बीमा क्या हो जाएगी AT। अब क्या हो जाएगा बच्चों M/L/T पे -2 और T को हम लोग ले जाएंगे ऊपर तो T पे पावर -1 आएगा और क्या हो जाएगा -1, पहले तो लिख लेते हैं M/L। ठीक, और T पे -2 है, इसको ले जाएंगे तो T पर -1 और आएगा, -2 -1 जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों T पे -3 और A पर -1। तो ये हो गई बच्चों आप लोगों की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मात्रक, उसकी राशि और उसकी विमा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सीख लिया कि होता क्या है, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि किसी बिंदु के कारण, किसी बिंदु के आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, मतलब अब हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक, बिंदु आवेश के कारण
बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक बच्चों, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, मतलब बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब अब देख लीजिए, यहाँ पे कोई एक आवेश है जिसको हम लोग कहते हैं Q। अब यहाँ से थोड़ी दूर पे मान लीजिए एक आवेश है और इसकी दूरी क्या है, यहाँ पे हम लोग कोई एक धन परीक्षण आवेश लेंगे क्योंकि हम लोगों को इस बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है ना। तो अब इसके बीच की दूरी क्या है बच्चों, मान लो R। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ फार्मूला देख रखा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हम लोग पहले फोर्स निकालते हैं, और फोर्स कहाँ से निकालेंगे, कूलॉम लॉ से। जैसा कि मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूं कि फोर्स कैसे निकालते हैं। तो बच्चों फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स क्या होगा, Q1, पहली बात 1/4 एप्सिलॉन नॉट के। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, Q नॉट बटे R स्क्वायर। कूलॉम लॉ से हम लोग इसे निकाल लेंगे बच्चों। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए अब हम लोगों को चूंकि इस फार्मूले में रखना पड़ेगा, तो ये इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं या फिर कुछ ना मानिए। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, अब लिखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता इक्वल टू क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, F/Q0। तो F यहाँ क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q0 बटे R स्क्वायर, और बटे बच्चों क्या है, Q0। तो Q0 से Q0 कैंसिल। तो अब वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकल के आएगी वो क्या आ जाएगी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q बटे R स्क्वायर। चूंकि बच्चों ये डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन साल में आप लोगों को ये डायरेक्टली पूछा जा चुका है। अब बच्चों थोड़ा सा और एक स्टेप आगे देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए हम लोग इसका जो परीक्षण कर रहे हैं, इस जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस आवेश के कारण निकाल रहे हैं, वो मान लीजिए मीडियम निर्वात हो, तो निर्वात के लिए बच्चों क्या होता है, K = 1। निर्वात का परावैद्युतांक क्या होता है, ये क्या है बच्चों, परावैद्युतांक। ये क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। इसकी वैल्यू मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। तो निर्वात के लिए K = क्या होता है, 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, K की वैल्यू 1 हो गई तो K यहां से हट गया, इंटू Q बटे R स्क्वायर। ये रहा आप लोगों का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के फार्मूले। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि कई बार आप लोगों से एग्जाम में सीधा पूछा गया है कि बिंदु आवेश की तीव्रता, मतलब बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ये डेरिवेशंस हो जाएगा आप लोगों का। और अब मान लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिएगा इसे आप लोग अच्छे से, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसे मैं मिटाता हूं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं
अब मान लीजिए मैं अपने एक बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिए। अब यहाँ पे कोई एक निकाय है, ठीक, जिसपे कई आवेश हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, ऐसे इस पे बहुत सारे आवेश हैं। तो अब इस निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब बच्चों मान लो कि हर एक आवेश का अपना एक क्षेत्र होगा, ठीक, हर एक आवेश का अपना एक क्षेत्र होगा। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जो इस सिस्टम का, जो इस निकाय का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बच्चों, वो क्या होगी, इस बिंदु, इसके जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी बच्चों, क्या होगा, Q1 आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, तो चूंकि इसका भी एक क्षेत्र होगा, इसका भी एक क्षेत्र होगा, और ऐसे हर एक चार्ज का एक सेपरेट क्षेत्र होगा, मतलब एक अलग अलग वैद्युत क्षेत्र होगा। उस वैद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश को ले जाकर हम लोग नंबर 1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु आवेश के कारण निकालेंगे, फिर इसके कारण निकालेंगे, फिर इसके कारण निकालेंगे। तो हम लोग इस तरह बिंदु आवेश के निकाय के कारण निकाय की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी आप लोगों के पास आवेश होंगे उतनी ही इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप बढ़ाते जाएंगे। तो ये होता है किसी बिंदु आवेश के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक बच्चों। तो अब मुझे जहां तक लगता है आप लोगों के जो सिलेबस में है इस समय, वो पार्ट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहीं तक है, क्योंकि इसके बाद वैद्युत क्षेत्र की जो एक समान रूप से आवेशित, मतलब एक समान रूप से आवेशित तार की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर एक समान रूप से आवेशित वलय की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शायद इस समय हट गया है। मैं आप लोगों को देख लूंगा, उसके बाद अगर वो होगा सिलेबस में, चूंकि सिलेबस रिड्यूस सिलेबस में मैंने देखा था एक बार, वो जो दोनों चीजें हट गई थी, तो अगर होगा तो मैं जरूर पढ़ा दूंगा बच्चों अगले नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी हम लोग उस दोनों टॉपिक को छोड़ के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है, बोर्ड का एग्जाम बहुत नजदीक। तो हम लोग अब वैद्युत, अच्छा मैं एक चीज बताना भूल गया आप लोगों को कि वैद्युत क्षेत्र तो आप लोगों ने पढ़ा, लेकिन एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है बच्चों, मतलब वैद्युत क्षेत्र, मान लीजिए ये कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर, जो प्रत्येक बिंदु है, मान लीजिए प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है वो समान हो, जैसे यहां भी समान हो, यहां भी समान हो, यहां भी समान हो, यहां भी समान हो, और वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो एक समान हो, मतलब वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में हो, तो इस प्रकार के क्षेत्र को हम लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब अगर वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु नहीं, प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान हो और वैद्युत क्षेत्र की दिशा समान हो, तो इस प्रकार के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक बच्चों, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, वैद्युत बल रेखाएं होती क्या है बच्चों। अब मान लीजिए ये कोई एक आवेश है, ये कोई एक आवेश है, तो इसके चारों तरफ क्षेत्र होगा, होगा कि नहीं होगा,
ठीक। अब मान लीजिए इसके चारों तरफ एक क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक। तो अगर हम लोग इस पर कोई एक वक्र खींचे, मान लीजिए ये कोई आपने एक वक्र खींचा, ठीक, और इस पर एक स्पर्श लाइन, तो अब क्या होगा, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जिससे गुजरने वाली स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, ठीक, जैसे मान लीजिए इस बिंदु से ये गुजर रही है, ये एक वक्र लाइन आपका है, उस बिंदु से गुजरने वाली किसी वक्र स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को रिप्रेजेंट करती है, तीव्रता के परिमाण को रिप्रेजेंट करती है, तथा उस बिंदु से गुजरने वाली जो लंबवत रेखा होती है वो उस क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करती है। तो वैद्युत बल लाइन क्या होती है बच्चों, इसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं, ठीक। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है, तथा उस बिंदु के परितः यही एक बिंदु है, उस बिंदु के परितः एकांक क्षेत्रफल, मतलब उस बिंदु का क्या होता है, बिंदु का क्षेत्रफल ही एकांक होता है। मान लीजिए एक बिंदु है, इसका क्षेत्रफल एकांक ही हम लोग मानते हैं। तो बच्चों उस बिंदु के परितः एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली रेखाओं की संख्या, मतलब क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण को व्यक्त करती है, और इस पे क्या है, ये दिशा को व्यक्त करती है। तो अब इस क्षेत्र की जो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में वो जाएंगी, एकांक क्षेत्रफल से जितनी भी ये बल रेखाएं गुजरेंगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण होता है बच्चों, ठीक। जैसे मान लीजिए ये कोई एक धन आवेश है, मान लीजिए ये कोई एक धन आवेश है, ठीक। अब इस धन आवेश के जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो चूंकि इसका एक फील्ड होगा, ठीक, उस फील्ड में एक आप वक्र खींचेंगे और वक्र क्या एक टेंजेंट मतलब स्पर्श लाइन होगा। जैसे मान लीजिए ये कोई एक इसका फील्ड है, गोला आप लोग सही से बनाइएगा, और ये कोई एक वक्र लाइन है, ठीक बच्चों। अब इस पे जो ये जाएगा, ठीक बच्चों, क्या होगा, ये जो स्पर्श लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है ये लाइन, और इस बिंदु के परितः एकांक क्षेत्रफल, मतलब ये बिंदु है तो वो एकांक क्षेत्रफल ही होता है, और इसके परपेंडिकुलर जो लाइन गुजर रही है, ठीक बच्चों, इसके चूंकि हम लोगों को ये अलग अलग दिख रहा है, लेकिन बच्चों ये इसके नीचे होता है जो कि एकदम परपेंडिकुलर होता है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ रखा है, ये इसके परपेंडिकुलर है, आप इसके अंदर ले जाएंगे ये भी इसके परपेंडिकुलर होगा। तो चूंकि हम लोग ये लाइन अलग अलग दिखा रहे हैं, लेकिन आप लोग फील समझिए, ठीक। तो ये बच्चों क्या होगा, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अब वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं किसी बिंदु पर खींचा गया वह काल्पनिक वक्र यही होता है बच्चों, वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं यही होती है, वक्र किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र, ठीक, जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्रदर्शित करती है, तथा उस बिंदु के एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली रेखाएं उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण व्यक्त करती है, मतलब परिमाण को प्रदर्शित करती हैं। तो अब बच्चों डेफिनेशंस आप लोग लिख लीजिएगा,
मैंने बोल दिया, 2 बार बोला, 3 बार बोला। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसके गुण क्या होते हैं बच्चों। ठीक, तीव्रता नहीं, वैद्युत बल रेखाएं क्या जो होती हैं उनके गुण क्या होते हैं। ठीक बच्चों, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, गुण क्या होते हैं बच्चों। अब मान लीजिए ये कोई एकल धनावेश है, मतलब सिर्फ एक धनावेश है। इस बिंदु से जो वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होंगी वो कहाँ खत्म होंगी और कहाँ समाप्त होंगी। तो बच्चों जैसा कि अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक, अब जब हम लोग कोई धन परीक्षण आवेश लाएंगे तो यह इसको रिपेल करेगी, कहीं से भी आप इसको ले आएंगे तो जब जैसे ही इसके वैद्युत क्षेत्र में आएगा यह इसको रिपेल कर देगी, मतलब अपने आप से प्रतिकर्षित करेगी। तो जो इस पे एकल धनावेश के जो बल रेखाएं होती हैं वो कहां से स्टार्ट हो रही हैं, वो धन आवेश से स्टार्ट होती हैं। और चूंकि बच्चों हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो रेंज होता है उसको फाइनाइट ने इनफाइनाइट मानते हैं, क्योंकि अगर कुछ नहीं दिया है तो हम लोग इनफाइनाइट मानते हैं। तो जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो धन आवेश के केस में यहां से स्टार्ट होके अनंत पे खत्म होती हैं। ठीक बच्चों, वैसे ही अगर ऋण आवेश है, ठीक, ऋण आवेश के बीच अगर हम लोग, इसका भी एक वैद्युत क्षेत्र होता है बच्चों। अब इसके वैद्युत क्षेत्र में अगर हम लोग धन परीक्षण आवेश को लाएंगे, क्योंकि परीक्षण आवेश में बता चुका हूं कि धनात्मक ही लेते हैं, तो अगर ये इसको अपने ओर आकर्षित करेंगी बच्चों, ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेंगी, तो अब एकल ऋणावेश की जो गुण होती है, जो एकल ऋणावेश के बल रेखाओं की गुण होती है वो अनंत से शुरू होकर वैद्युत बल जो निगेटिव चार्ज ऋणावेश पर आकर खत्म होती है। ठीक बच्चों, ये रहा एकल धनावेश और एकल ऋणावेश के वैद्युत बल रेखाओं के गुण। ठीक, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कॉम्बिनेशंस करते हैं दोनों बल रेखाओं के। ठीक, अब बच्चों मान लीजिए कोई एक धनावेश है और कोई एक ऋणावेश है। ठीक, अब इन दोनों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। तो अब यहां से जो बल रेखाएं निकलेंगी उनको ये अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो मतलब ऐसे बल रेखाएं आ जाएंगी बच्चों, इनका जो बल रेखाएं होती हैं वो कैसी बनेंगी, ऐसी। ठीक बच्चों, इनकी जो बल रेखाएं होती हैं वो बच्चों बनने लगेंगी ऐसी, ऐसे 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 ऐसे, और ये जो आके यहाँ पे मिल रही होंगी बच्चों। ठीक, ये जब एक निकाय हो जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज हो, एक निगेटिव चार्ज हो, मतलब एक धनावेश हो, एक ऋणावेश हो, तो इसमें जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धन आवेश से शुरू होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, ये रही एक सिस्टम की कहानी। मतलब जब एक सिस्टम में धन आवेश और ऋण आवेश दोनों हो, जब एक निकाय में धन आवेश दोनों, ऋण आवेश दोनों हो, मतलब तो उसमें एक निकाय के कारण, धन आवेश और ऋण आवेश के निकाय के कारण जो वैद्युत क्षेत्र के में जो बल रेखाएं होती हैं, बल रेखाएं धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पे खत्म हो जाती हैं। ठीक बच्चों, अच्छा अब मान लीजिए चूंकि यहाँ पे धन आवेश और ऋण आवेश परिमाण में समान थे, बस एक धन आवेश था और एक ऋण आवेश था। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग जो ये धन आवेश है इसको 2 कूलाम ले लें, ठीक, 2 कूलाम या 2 क्यू मान लीजिए। ठीक, और ये जो ऋण आवेश है इसको हम लोग सिर्फ कूलाम लेते हैं। ठीक, तो बच्चों
अब चूंकि यहां से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, और यहां क्या है बच्चों, इसकी कैपेसिटी कम है, तो यहां से धनावेश निकलेंगे जरूर। ठीक, धनावेश निकलेंगे जरूर, लेकिन क्या बच्चों, यहां से जितने धनावेश निकलेंगे उतने उतने धनावेश को यह अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगा। मतलब कि धनावेश और ऋणावेश के बीच की जो वैद्युत बल लाइन होती है वह उनके परिमाण के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब अगर इससे 6 बल लाइनें निकल रही हैं तो ये 3 ही बल लाइन ले पाएगा। मतलब अगर यहाँ से 8 बल लाइन निकलती हैं, मतलब 8 जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो 8 वैद्युत बल रेखाएं हैं, तो ये कुछ को तो ले रहा है लेकिन कुछ को अपनी ओर अट्रैक्ट जरूर करेगा, लेकिन इजेक्ट इस पॉइंट पे लाके नहीं मिला पाएगा। तो इसकी जो फिगर बनेगा, जो इसका मानचित्र जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, मानचित्र नहीं कह सकते, जिसका फिगर को चित्र ही कहते हैं, तो इसका फिगर कुछ इस तरह बन जाएगा। ठीक बच्चों, अब मान लीजिए एक प्रॉपर्टी और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग, उसके बाद लेक्चर खत्म करेंगे जल्द से जल्द। अब मान लीजिए कि ये धनावेश है, एक निकाय है जिसमें एक धनावेश और एक दोनों धनावेश है। तो चूंकि बच्चों बल रेखाएं धनावेश से, जैसे मैंने आप लोगों की प्रॉपर्टी पढ़ा दी है पहले से कि वैद्युत बल रेखाएं जो स्टार्ट होती है धनावेश से। ठीक, तो अब बच्चों जब वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से स्टार्ट, तो बच्चों जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि धनावेश से बल रेखाएं निकलती हैं। जैसा कभी पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था कि धनावेश से बल रेखाएं निकलकर अनंत पर समाप्त होती हैं। ठीक बच्चों, तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे एक सिस्टम है और एक सिस्टम से जब ये बल रेखाएं निकलेंगी तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा और इससे निकलने वाली बल रेखाओं को ये प्रतिकर्षित कर देगा। तो बच्चों ये इस तरह की कुछ फिगर बनने लगेगी। ठीक, मतलब इससे निकलने वाली बल रेखाओं को ये धनावेश प्रतिकर्षित करेगा और इससे निकलने वाली बल रेखाओं को ये धनावेश वो करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। मतलब ऐसे ही ऋण आवेश की कहानी हो जाती है बच्चों, ऐसे ही सेम ऋण आवेश की कहानी, लेकिन ऋण आवेश की कहानी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि ऋण आवेश से तो वैद्युत बल रेखाएं निकलती ही नहीं है, वो अनंत से निकलकर वहाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो वो प्रॉपर्टी नहीं सही है बच्चों, वो प्रॉपर्टी रॉन्ग हो जाएगी। तो ये हम लोगों की इतनी प्रॉपर्टी हो गई बच्चों। इसी के साथ अब हम लोग इस लेक्चर्स को ख़त्म करेंगे। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वैद्युत विभव के साथ, या फिर अगर आज सिलेबस में देखूंगा तो अगर सिलेबस में वो वैद्युत एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के कारण या रॉड के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा वो होगा बच्चों। नहीं तो कल का लेक्चर वैद्युत विभव के साथ हम लोग मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ इस लेक्चर्स को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू गाइस, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शेयर कीजिए इंटरमीडिएट एकेडमी। ओके बच्चों, थैंक यू।